हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, तो हमने दो वीडियो तैयार कर लिए। देखो बेटा, हमने कल जो पढ़ा था, अब तक का जो पढ़ा हुआ है, पहले हमने सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी, इसके अलावा हमने कहा कि पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, चैप्टर का पार्ट फर्स्ट होगा। और पार्ट फर्स्ट क्या होगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसका जो एग्जाम्पल्स हमने क्या पढ़ा था, डेनियल सेल। कौन सा पढ़ा था? डेनियल सेल्स के बारे में, ठीक है। कल हमने डेनियल सेल पर स्टडी की थी। उसके अलावा हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शंस पढ़ा था। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के बाद बेटा हमने विस्तार पूर्वक डेनियल सेल पे चर्चा की थी। डेनियल सेल पे चर्चा करने के बाद हम अपने क्लास को जो विराम देकर गए थे वो था सेल नोटेशन, ठीक है, सेल निरूपण, ठीक है। यहाँ तक अपने करके गए थे। अपने दोनों वीडियो देख ली होगी, ठीक है। अब हम थर्ड वीडियो पे चल रहे हैं, ठीक है। पार्ट थर्ड कर रहा हूँ मैं आज। इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट थर्ड आ रहा है, ओके। यहाँ तक जितना भी पढ़ा है आपने एक बार रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। आज हम डेनियल सेल से आगे की चल रहे हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड। किसका टॉपिक बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोड, ओके। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। लो भाई, इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रोड लिखा हुआ दिख रहा है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इसे। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में इसे क्या बोलेंगे बेटा? हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोड ही रहता है, बस पोटेंशियल को चेंज करते हैं। वैसे तुमने पढ़ा है थोड़ा बहुत पोटेंशियल क्या होता है ना, विभव, ओके। विभव के बारे में दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हाँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली हम बात करें इलेक्ट्रोड विभव की, तो इलेक्ट्रोड तुम जानते हो क्या होता है, बताया था मैंने। विभव पोटेंशियल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव टू टाइप्स के होंगे। प्रकार की बात करूं तो कितने हैं? टू टाइप्स की बात कर लेते हैं अपने। टाइप्स ऑफ यानी दो प्रकार के, हिंदी में लिख दो ना, दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम बात करें दो प्रकार के, टू टाइप्स। क्या लिख सकता हूं मैं? टू टाइप्स। ये लो भाई, दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक तो होता है ऑक्सीडेशंस और एक होता है रिडक्शंस। ऑक्सीकरण विभव, दूसरा होगा अपचयन विभव, ओके। हमने कहा कि भाई दो प्रकार के होंगे विभव, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ठीक है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं विभव की, तो हमने कहा कि ऑक्सीकरण विभव
हमने, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोड विभव हमने कहा कि 2 टाइप्स के होंगे। इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होगा ऑक्सीकरण विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड के बारे में तो हल्का सा तो आप जानते ही हो इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोड्स हमने कहा कि 2 प्रकार के, एनोड और कैथोड। कैथोड 2 हो गए ना विभव। एक तो इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप्स के होंगे। हमने कहा कि एक एनोड विभव होता है, एक एनोड पोटेंशियल, दूसरा कैथोड विभव, कैथोड पोटेंशियल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो एनोड विभव किसे कहेंगे? एनोड पर जो विभव लगा उसे क्या बोलोगे? एनोड विभव। क्या बोलोगे? एनोड का विभव, ठीक है। वो क्या बोलोगे उसे? एनोड का विभव, एनोड का पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा? जो एनोड पे लगा होगा वो क्या कहलाएगा? एनोड का पोटेंशियल या एनोड का विभव। और जो कैथोड पे लगा है वो क्या कहलाएगा? कैथोड का विभव, कैथोड का विभव, ठीक है। एनोड और कैथोड, एनोड पे जो लगा है वो एनोड विभव, कैथोड पे जो लगा है वो कैथोड विभव। हम जानते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन को एक स्थानांतरित से दूसरे स्थानांतर तक पहुंचने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन यानी आवेश, हमने पढ़ा है इतना तो, फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 होगा शायद। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड पर जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड पर जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज मतलब मैं बोल सकता हूँ आवेश, कि इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा बताओ? इलेक्ट्रॉन को या आवेश को? आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एनोड से कैथोड तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए, बताओ बेटा, क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? बताइए, बताओ बताओ, देखो किसका होना जरूरी है? विभवांतर का होना जरूरी है। किसका जरूरी होना होता है? विभवांतर का जरूरी होता है, ठीक है। किसका जरूरी होना होता है? विभवांतर। किसका जरूरी होना होता है? विभवांतर का जरूरी होता है, होना जरूरी है, ठीक है। विभवांतर, सही से नहीं लिखा क्या? सही से लिख दें ये तो। विभवांतर, ठीक है। क्या लिखोगे? विभवांतर। इंग्लिश में नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया। विभवांतर होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे, सॉरी आवेश या इलेक्ट्रॉन एक ही बात होगी ना, कैथोड चार्ज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आवश्यकता होती है विभवांतर की, ठीक है। दूसरी बात आप ये भी जानते हो कि मेरे हिसाब से कि दो कि हेलो क्लास में हो, ठीक। हाँ हाँ, देखो बेटा, सॉरी, अगर मैं बात करूं एनोड और कैथोड विभव के बीच का अंतर, एनोड का विभव और कैथोड के विभव के बीच के अंतर को क्या बोलते हो भाई? एनोड का विभव और कैथोड के विभव के बीच के अंतर को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बताओ? एनोड का विभव और कैथोड के विभव के बीच का अंतर क्या कहलाता है?
डिफरेंस बोल सकते हो आप एनोड का पोटेंशियल और कैथोड का पोटेंशियल। एनोड का पोटेंशियल और कैथोड का पोटेंशियल बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? डिफरेंस क्या कहलाएगा? अंतर क्या कहलाएगा? डिफरेंस लिखा बेटा, ओके। डिफरेंस क्या कहलाएगा? सेल पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल पोटेंशियल कहलाता है। तो लिख लो ना, ये सेल पोटेंशियल होता है। सेल सेल पोटेंशियल क्या लिखोगे इसे? सेल पोटेंशियल। तो एनोड का विभव और कैथोड के विभव के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका सेल पोटेंशियल कहलाता है। सेल पोटेंशियल, हिंदी में बोलोगे सेल विभव। क्या बोलेंगे? सेल विभव बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि ये कुछ बेसिक बातें थी हमने जो पढ़ी थी। ये बेसिक बातें कि इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स के होंगे, एनोड और कैथोड। कैथोड पे, एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन लगा वो एनोड का सॉरी एनोड पे जो इलेक्ट्रोड लगा वो एनोड का इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैथोड का हमने कहा कि इलेक्ट्रोड टू टाइप्स होंगे, एक एनोड का इलेक्ट्रोड, दूसरा कैथोड का इलेक्ट्रोड। एनोड का जो विभव होगा वो एनोड का विभव कहलाएगा, कैथोड का जो विभव होगा वो कैथोड विभव कहलाएगा। एक एनोड और दूसरे एनोड और कैथोड आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विभवांतर की आवश्यकता होती है। एनोड और कैथोड विभव के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सेल पोटेंशियल कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। अब आइए अपने टॉपिक पे। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। तो आपको याद रखना है कि क्या होगा? ऑक्सीडेशन विभव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। तो ऑक्सीकरण विभव किसे कहेंगे? कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर क्या हो बेटा? ऑक्सीडेशन हो, जहां पर क्या हो? ऑक्सीडेशन हो। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? कल ही बताया था, इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इसे ही क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? इसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जिसके जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होगी, जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होगी, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। पहली बात, ऑक्सीकरण हम पढ़ गए। ऑक्सीकरण में होता क्या? इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ये पढ़ किस रहे? विभव आ गया तो क्या लगा दें? ऑक्सीकरण विभव। तो मैंने पहली बात ये बोली है कि इलेक्ट्रॉन दान करने की जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को दान करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण विभव कहलाएगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, उसका ऑक्सीकरण विभव, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो हमने कल इलेक्ट्रॉन दान कौन कर रहा था? डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति किसकी थी? याद करो कल वाले क्लास। डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति किसकी थी? जिंक की थी। तो किसका इलेक्ट्रोड लगा होगा यहाँ पर? जिंक का इलेक्ट्रोड आएगा। किसका इलेक्ट्रोड लगाऊं? जिंक का इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था तो इस वजह से इसकी परत क्या हो रही थी? छोटी हो रही थी। जिंक का इलेक्ट्रोड तैयार करना है तो किसका सॉल्यूशन तैयार, किसके सॉल्यूशन में डुबो दे? जिंक का सॉल्यूशन होना चाहिए। जिसका इलेक्ट्रोड जिस तैयार करना है उसे उसी के विलयन में डुबा दीजिए और क्या बन जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉन बन जाएगा।
मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड तैयार करना था, मैंने किस में डुबो दिया, जिंक सल्फेट में। ZnSO4 के सॉल्यूशंस में डुबो दिया तो मेरे पास किसका इलेक्ट्रोड तैयार हो गया, जिंक का इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। हम जानते हैं कि कल ही हमने पढ़ा है कि जिंक की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को दान करने की। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को दान। इलेक्ट्रॉन को दान करके क्या बना लेता है, Zn+2। तो इक्वेशन क्या होगी, Zn सॉलिड स्टेट में क्या करेगा बेटा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, कल हमने पढ़ा है, और 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बना लेगा, Zn+2। ठीक है, क्या बना लेगा, Zn+2। ये Zn+2 किस में गया बेटा, सॉल्यूशन में गया, इसलिए क्या आ गया, एक्वा। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक धातु सॉलिड स्टेट में था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने से उसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करने से क्या बन गया, Zn+2 बन गया। जितने इलेक्ट्रॉन का दान किया जाएगा उतना ही प्लस, उतना ही सॉरी, जितने इलेक्ट्रॉन को दान किए जाएंगे उतने उस पर क्या आएंगे, प्लस आएंगे। इतनी होगी बात। आगे चलते हैं, लाइन लिखो इसमें, लिखो लिखो बेटा, इसके अंदर लाइन, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, इसे किस से प्रदर्शित करेंगे, तो इसे किस से प्रदर्शित करेंगे बेटा, EOX से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। देखो, इसे EOX से प्रदर्शित करते हैं। E मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना। O ऑक्सीडेशंस, ये पूरा वर्ड क्या बता देगा, ऑक्सीडेशन। इसका मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेशंस, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशंस। ओके, आगे चले। इसके अलावा देखो बेटा, और क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, ये देखो सामने आपने अभी देखा है कि यहाँ से यहाँ तक Zn से Zn+2 क्या बन रहा है बेटा, Zn से Zn+2 बन रहा है। तो मैं ये भी नोट कर सकता हूँ, हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, Zn से कहाँ जा रहे हो बेटा, Zn+2। ठीक है, Zn से कहाँ जा रहे हो बेटा, Zn+2। लिख भी लेना कि ये Zn तो कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में। यहाँ कौन सी फॉर्म में आ गए थे तुम लोग, एक्वस सॉल्यूशंस। देखो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में ये एक्वस में आ गया। ठीक है, दिखाई दे गया, लिख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इधर, अब हम बात करते हैं इधर। तो यहाँ एक लाइन लिखना यहाँ पे कि जो ऑक्सीकरण में बात कर रहे थे, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति। तो इसी प्रकार अपचयन क्या होगा, इसी प्रकार अपचयन क्या होगा, तो अपचयन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन कहते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अच्छी होगी, उसका ऑक्सीकरण विभव उतना ही अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति होगी, उसका ऑक्सीकरण विभव भी उतना ही अच्छा होगा। तो याद करो, कल वाली क्लास में
कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा था, इधर कॉपर कर रहा था। कौन कर रहा था, कॉपर कर रहा था। कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करना है, किसका इलेक्ट्रोड तैयार करना है, कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करना है। जिसका इलेक्ट्रोड तैयार करना होता है, जिसका इलेक्ट्रोड तैयार करना होता है उसके उसी सॉल्यूशंस में डुबो दीजिए। जिसका इलेक्ट्रोड तैयार करना होता है आपको उसी के सॉल्यूशंस में डुबोना होता है। तो हमें किसका इलेक्ट्रोड तैयार करना है बेटा, कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करना है। किसका इलेक्ट्रोड तैयार करना है, कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करना है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करने के लिए कॉपर के ही सॉल्यूशंस में डुबो दें। तो कॉपर का सॉल्यूशंस कौन सा आएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट। और अभी हमारे पास किसका तैयार हो गया, कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया बेटा, कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। चले आगे एक कदम और। अब हमें पता है कि यहाँ पर बेटा ये जो आपका कॉपर का जो सॉल्यूशंस है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशंस है, वो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा, ब्रेक होगा Cu+2 और SO4 माइनस में। किसमें ब्रेक होगा बेटा, Cu+2 किसमें ब्रेक होगा, Cu+2 और SO4 माइनस में। ये जो Cu+2 है बेटा, ये जो Cu+2 है ये क्या करेगा, Cu+2। अब बेटा ये सॉल्यूशंस में गया, ये Cu+2 किस में गया है, सॉल्यूशंस में गया, इसलिए सिर्फ क्या लगाएंगे, एक्वा। क्या लिख दें, एक्वा। ठीक है, क्या आ गया, एक्वा आ गया। ठीक है, अब आगे चलूं, Cu+2 सॉल्यूशंस में गया, Cu+2 एक्वा आ गया। अब जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन करेगा ग्रहण, ये कर लेगा। कौन कर लेगा, कॉपर करता है, कल हमने पढ़ा है ना। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन कर लेगा बेटा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन कर लेगा, कॉपर कर लेगा। और क्या बना लेगा, Cus। क्या बना लेगा, Cus तैयार कर लेगा। ठीक है, कॉपर तैयार हो जाएगा। एक्वस था, अब आ गया सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना कि कॉपर का सॉल्यूशन है, हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करना है, तो हमें जिसका इलेक्ट्रोड तैयार करना होता है उसी के सॉल्यूशंस में डुबोना होता है। मैंने किसके सॉल्यूशंस में डुबो दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डुबो दिया। तो मेरे पास किसका इलेक्ट्रोड तैयार हो गया, कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। अब हमने कहा कि कॉपर क्या होगा, Cu+2 में ब्रेक होगा, और ये किस में ब्रेक होगा, SO4-2 में ब्रेक होगा। ये Cu+2 क्या करेगा, जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए थे, उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। और गेन करके क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। ठीक है, हमने कहा तो लिखो बेटा इसके लिए अपचयन विभव में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। तो लिखाऊं कहाँ भी, जगह नहीं बची, यहाँ लिख देता हूँ ना। अगले पेज पे चले, ये भी तो जरूरी है ना रिवाइज में। तो क्या करें इसका, रुको एक मिनट, शांति रखो, इसको छोटा कर देते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। तो अगले पेज पे लिख लेना भाई, लिखो अपचयन किसे कहते हैं। तो अपचयन में क्या लिखोगे, अपचयन विभव में, अपचयन विभव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अपचयन विभव में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। लो आगे चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को
ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोलोगे? अपचयन बोलोगे। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। पहली बात कंप्लीट हो गई भाई। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोलोगे? अपचयन कहते हैं। आगे जैसे उसे आपने लिखा था बेटा, प्रतिष्ठित किया था, इसे प्रतिष्ठित करते हैं ER, लिखो बेटा, इसे प्रतिष्ठित करते हैं ERED, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ओके, आगे लिखो बेटा। ए मतलब वही बात वापस बोलने की आवश्यकता है क्या? ए मतलब इलेक्ट्रोड होता है, फर्स्ट बात। RED का मतलब रिडक्शन, क्या होता है? रिडक्शन। ई मतलब इलेक्ट्रोड, क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दो, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रोड, RED मतलब रिडक्शन, क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसे किससे प्रतिष्ठित करते हैं? याद करो, ई के अंदर। अब जैसे Zn+2, Zn से क्या बन रहा था? Zn+2 बन रहा था। यहाँ पर याद करो, भी मैंने जस्ट पीछे कराया था कि Cu+2 से क्या बन रहा है आपका? Cu+2 से क्या बन रहा है आपका? Cu बन रहा है। तो यहाँ क्या लिखोगे? Cu+2 कौन सी फॉर्म में था बेटा? एक्वस फॉर्म में था। और अब क्या बन रहा है? Cu बन रहा है। और कौन क्या बन रहा है? सॉलिड स्टेट में बन रहा है। इलेक्ट्रोड विभव कंप्लीट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बता दिया था मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोड विभव हमने दो प्रकार के पढ़े हैं। एक तो ऑक्सीकरण विभव पढ़ा है, इलेक्ट्रोड विभव हमने पढ़ा है। एक तो ऑक्सीकरण विभव, दूसरा पढ़ा है अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि निश्चित, क्या कर दिया हमने, एक वैल्यू फिक्स कर लेते हैं कोई स्टैंडर्ड पर कि यह वैल्यू जो है फिक्स होगी। स्टैंडर्ड की बात कर लें तो आगे दो इलेक्ट्रोड बढ़ेंगे, वो है 3 नंबर है मानक ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव। नेक्स्ट 4 हो जाएगा मानक अपचयन विभव। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोलोगे आप इसे? स्टैंडर्ड बोलोगे ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जस्ट इधर चलो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो सामने, स्टैंडर्ड मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन माननी है, हमें निश्चित करना है कुछ। जैसे मैं कहूँ कि दाब मैंने निश्चित कर दिया, क्या कर दिया बेटा? दाब यानी प्रेशर को निश्चित कर दिया। प्रेशर मान लिया कि मैंने 1 atm, कितना मान लिया? 1 atm। कमेंट सेक्शन में ATM की पूरी फुल फॉर्म लिख के जाओगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि 1 बार, क्या बोल सकते हो आप? दाब की कंडीशन मान सकते हो, या तो 1 atm मान लिया फिर स्पेसिफिक कंडीशंस, या एक बार की भी फुल फॉर्म लिख के जाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? टेम्परेचर फिक्स कर सकते हो, तापमान की बात कर सकते हैं। तापमान क्या मान लिया? फिक्स मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस। कितना मान लिया? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक निश्चित मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं? निश्चित मान चुके हैं। और मुझे ये बताओगे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने पर कितना मान आएगा? मुझे ये भी बता के जाओगे कमेंट सेक्शन में कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने पर कितना मान आएगा। अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन बस स्टैंडर्ड ही रखनी है, कुछ वैल्यू फिक्स करनी है, बस स्टैंडर्ड करना है कि ये इतना ही होगा।
और वो ही उस पर ही काम करना है, बाकी जो डेफिनेशन पीछे लिखाई थी सेम रहेगी। तो लिखो बेटा, सेम डायग्राम तैयार करने, 2 डायग्राम तैयार कर लेना भाई। जिंक का इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड तैयार करना होता है उसी सॉल्यूशन से उसको डिबो दो। ये लो ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 हो गया, जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया। किसका इलेक्ट्रोड हो गया? जिंक का इलेक्ट्रोड तैयार हो चुका है, ठीक है। अब बेटा एक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन, ये जो आप ZnSO4 ले रहे हो वो क्या ले रहे हैं अपने? 1 मोल ले रहे हैं। मान फिक्स मान कितना ले रहे हैं? 1 मोल ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 1 मोल ले रहे हैं। सांद्रता कंसीडर कर लीजिए, सांद्रता को फिक्स कर लिया गया है, कंसंट्रेशंस को क्या कर लिया हमने? फिक्स कर लिया गया है, ठीक है। वही रिएक्शंस जो होगी तो आपको पता ही है जो पीछे हुआ था, सेम कंडीशंस। Zn ZnS 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और क्या बना लेगा? Zn+2 एक्वस के रूप में, ठीक है। यही होगा। इक्वेशन पीछे जस्ट पढ़ी है, डेफिनेशंस लिखो। मानक 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 स्थिति पर, मानक स्थितियों पर, मानक स्थितियों पर, मानक स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन, मानक स्थितियों पर, मानक स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन दान करने की, दान करने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीडेशन, मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। मानक स्थितियों पर, मानक स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। नोट डाउन हो गया। चलें आगे, चलो आगे, चलो तो फिर ये हो गया। अब जैसे ही ये पढ़ना भी, ठीक है, तो सेम कंडीशन से कॉपर सल्फेट ले आओ भाई, कॉपर सल्फेट ले आओ और इलेक्ट्रॉन दान, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा यहाँ पर। तो अब चेन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। एक लाइन और लिखा, रुको एक मिनट, इधर आओ एक बार, इधर और लिखो बेटा, लाइन लिखो। दाब, क्योंकि मानक स्थिति रखनी है, दाब यानी प्रेशर 1 atm, फुल फॉर्म लिख के जानिए, 1 बार, ठीक है। इसके अलावा तापमान, टेम्परेचर, वो भी हमने कोई फिक्स मान लिया हो, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस लिखा बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में मान बताना क्या आएगा, ठीक है। इसके अलावा सांद्रता लिख सकते हो, सांद्रता कंसंट्रेशंस 1 मोल, 1 मोल। इधर आओ, अब आओ इसमें, ये लो भाई, कॉपर सल्फेट लाओ। क्योंकि कॉपर सल्फेट इसलिए लाना है क्योंकि हमें तैयार किसका करना है? कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करना है। कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करने के लिए किसका सोल्यूशन होना चाहिए? कॉपर का सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या लेके आ गए इसमें? कॉपर सल्फेट लेकर आ गए, CuSO4, ठीक है।
CuSO4 में डिजोल्व किया, डिजोल्व करने से किसका तैयार हो गया इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। ओके चले आगे। बेटा एक चीज़ और है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे हम बात करें और क्या होगा, आवाज तो आ रही है अब, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये भी आपको 1 मोल लेना है, कितना लेना है, 1 मोल लेना है। सेम कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति रखता है तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। सेम कंडीशंस वही रहेगी, मानक स्थिति पर रहेगी, क्या रहेगी, मानक स्थिति पर रहेगी। तो लिखो मानक स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव कहते हैं। मैं लिखा मानक स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव कहते हैं। मानक स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव कहते हैं। ओके नोट डाउन हो गया। वही कंडीशंस जैसे यहाँ चल रहा था, ये क्या करेगा Cu+2 बनकर क्या आएगा Cu+2 और यहाँ क्या बन जाएगा SO4-2। सेम कंडीशंस होगी, क्या बार बार लिखना है ना। चलो अब देखो Cu+2 क्या करेगा बेटा, Cu+2 क्या करेगा, कॉपर जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगा Cu बना लेगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ये क्या एक्वस में होता है तो एक्वस आ जाएगा। ठीक है, मानक की स्थिति पे रखना है तो दाब रखना है, आपको फिक्स दाब रखना है। क्या रखना है, 1 ATM या 1 बार। तापमान आपको मैंने 25 डिग्री सेल्सियस रखा है तो 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में आप लिख के बताओगे मेरे को क्या आएगा मान कमेंट सेक्शंस में। सांद्रता कितनी रख रहे हो बेटा, सांद्रता कितनी ले रहे हो, 1 मोल ले रहे हो। कितनी ले रहे हो, 1 मोल। ये फिक्स कर लिया है मैंने। ठीक है, अब एक बात नोट डाउन करते हैं कि बेटा जैसे वहाँ आपने प्रदर्शित किया था ऑक्सीकरण विभव को, जैसे वहाँ अपने ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित किया था, जैसे वहाँ अपने अपचयन विभव को प्रदर्शित किया था, ऐसे ही यहाँ पर मानक अपचयन विभव को प्रदर्शित करना है। ऐसे यहाँ पर मानक ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित करना है। तो मानक ऑक्सीकरण विभव की बात करता हूँ तो ई तो मतलब होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, या कहूँ तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीधा ही। ठीक है, ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोड आ जाएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है OX ऑक्सीडेशन। बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे ला रहे हैं, किस पे ला रहे हैं स्टैंडर्ड किस पे, इस पे इसलिए लगा देंगे E नोट। क्या लगाएंगे E नोट, तो लिख लेना इसे E नोट OX से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करोगे बेटा, E नोट RED। E मतलब ऑक्सीडेशंस, सॉरी E मतलब इलेक्ट्रोड, E मतलब इलेक्ट्रोड, RED मतलब रिडक्शन, RED मतलब रिडक्शंस। E नोट का मतलब आ गया कि स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। क्या आएगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल मानक अपचयन, सॉरी मानक अपचयन। क्या बोलेंगे मानक अपचयन। बेटा एक बार फिर से रिवाइज, मानक अपचयन विभव किससे प्रदर्शित करोगे, E नोट OX से प्रदर्शित करोगे, E नोट OX से। E नोट ये बता रहा है कि
स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। क्या बता रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। OX मतलब ऑक्सीडेशन, तो मैं लिख सकता हूँ E नोट OX, इधर बात करूँ तो E नोट RD हो गया। ठीक है। अब बेटा जैसे वहां हमने बात की कि हम जानते हैं कि E Zn से Zn+2 से क्या बन रहा था? Zn बन रहा था। तो यहाँ पर नोट लगा के चलोगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हो तो इसे E नोट Zn+2 से Zn भी लिख देना, ताकि ये हमें इस बात को बता रहा है कि स्टैंडर्ड, इंग्लिश में ज़्यादा बोला जा रहा है, हमें ये इस बात की जानकारी दे रहा है कि मानक अपचयन विभव है, सॉरी मानक 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 लिखो, ये हमें इस बात के बारे में बता रहा है कि ये क्या है? मानक है, और मानक मानक विभव है। क्या है? मानक ऑक्सी है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बता रहा है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे नोट डाउन। तो जैसे यहाँ पर आपने RD लिखा है तो ये भी नोट डाउन कीजिए बेटा। इसे किससे लिखोगे? कंफ्यूज मत होना ना, पूछ लेना मेरे को, कंफ्यूज हो जाओ तो कमेंट में डाल देना कि सर ये एक बार रिपीट कर देना। नोट बताओगे? E नोट CU, वहाँ याद करो क्या लिख के आए थे? E नोट, वहाँ E लिखा था, यहाँ स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो E नोट लग गया। Cu+2 से CU बनेगा। कहीं ना कहीं गलत लिखा बेटा, ये तो सही लिखा है, यहाँ गलत लिख दिया। खुद की गलती मैंने खुद नहीं पहचान ली। Zn से Zn+2 है। ठीक है, Zn से Zn+2, यहाँ से ये Cu+2 से Cu बनता है। E नोट लगा तो E नोट का मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ये हो गया बेटा आपका विभव की बात कर ली हमने। ठीक है, क्या बात कर ली हमने? विभव की बात कर ली। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बेटा? इलेक्ट्रोड विभव हमने पढ़ लिया है। इसी साग है, हो जाएगा बेटा। कुछ आपको पॉइंट्स लिख के जा रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन किसको इंगित कर रहा है, कौन किसको प्रदर्शित कर रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा, कुछ बताना है कौन किसको प्रदर्शित कर रहा है। E, ठीक है, E Zn से Zn+2 बताना है। क्या बता रहा है? अगला बेटा है E Zn+2 से Zn। ठीक है, पहला क्या लिखा है? E Zn से Zn+2। अगला लिखा है E Zn+2 से Zn। ठीक है, अगला है E नोट Zn से Zn+2, किस बात की जानकारी दे रहा है? ठीक है, E नोट Zn से Zn+2 किस बात की जानकारी दे रहा है? अगला लिखो बेटा, E Cu+2 से Cu किस बात की जानकारी दे रहे हैं? अगला लिखो, Cu+2 से Cu किस बात की जानकारी दे रहा है? अगला लिखो, E नोट Cu+2 से Cu मतलब कॉपर है, क्या होगा? Cu है, Cu ठीक है, कॉपर है ना, कॉपर। ये हमें किस बात की जानकारी दे रहा है? ये और लिख दो, E Cu से Cu+2, इनके बारे में मुझे आप बताना किस बात की जानकारी दे रहे हैं।
इनके बारे में आपको क्या करना बेटा, बताना है। फोकस इधर ज़्यादा रहता है ना, तुम्हारे बजाय इधर ज़्यादा रहता है, खुद को देख रहा हूँ ना। ठीक है, लो बेटा ये नोट डाउन कर लेना। बताना मेरे को कमेंट सेक्शंस में, क्या बताओगे कमेंट सेक्शंस में ये सभी किसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके बेटा, आगे चलो। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा सेल पोटेंशियल। क्या बात कर रहे हैं बेटा, अब हम सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। कितना समय लग गया, 46 मिनट हो गई। सेल पोटेंशियल, देखो बेटा, सेल पोटेंशियल, सेल विभव, क्या बोलेंगे, सेल विभव। ओके, जैसे हमने पीछे पढ़ा था सेल विभव के बारे में, सेल विभव होगा क्या, वैसे एक बार जैसे हमने बात की, हमारे पास क्या होते हैं दोस्त, ये थे बिकर, एक में क्या लगा हुआ था, एक में क्या लगा हुआ था, एक में कॉपर का इलेक्ट्रोड था, दूसरे में किसका इलेक्ट्रोड था, जिंक का इलेक्ट्रोड था। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड, एक जिंक का इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े होते हैं गैल्वेनोमीटर से। किससे जुड़े होंगे आपस में, गैल्वेनोमीटर से। यहाँ पर सॉल्यूशन होगा वो होगा ZnSO4 का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, CuSO4 का सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन से होगा। ये जो आपका है ये इलेक्ट्रोड किसका इलेक्ट्रोड दर्शा रहा है, ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इधर ये कौन किसको दर्शाता है, एनोड को दर्शाता है, ये हमें किसको दर्शाता है, कैथोड को दर्शाता है। इतनी कहानी हम पढ़ कर आए हुए हैं अब तक तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, सेल पोटेंशियल के बारे में जानकारी से पहले आप एक फुल फॉर्म बताइए, पहले तो इसका पूरा नाम बताइए कमेंट सेक्शंस में। कमेंट सेक्शन में मुझे IUPAC का पूरा नाम लिखे, IUPAC का पूरा नाम है लिखे कमेंट सेक्शंस में, फिर आगे बात करेंगे। भाई दी आपको समय, बताओ जब तक। हो गया, लिख लिया, चलो। तो अब क्या हुआ कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एक ब्रा है, जैसे मैं कहूँ तो एक ठेका ही ले रखा है। ठीक है, IUPAC जो बोलती है वही हमारे लिए क्या होता है, मान्य होता है। यानी IUPAC ने जो बोल दिया वही क्या होगा, मान्य होगा। यही जो बोलते हैं वही सत्य माना जाएगा केमिस्ट्री में, तो ये सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो पूरा फुल फॉर्म ना बता हमने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ कर आए ना इसकी फुल फॉर्म आप, और आपने IUPAC नामकरण किए हैं। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा है इसके बारे में फुल फॉर्म। इन्होंने जो कह दिया वो सत्य है। तो इन्होंने क्या किया कि सेल पोटेंशियल के लिए ई सेल निकालने के लिए क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है। ई सेल निकालने के लिए इन्होंने क्या दिया है, एक फॉर्मूला दिया है। ई सेल का मतलब होता है सेल विभव कैलकुलेट करने के लिए। किसके लिए, सेल विभव कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या दे दिया, एक फॉर्मूला दिया है भाई। ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए, सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या दे दिया, फॉर्मूला दे दिया है। क्या दे दिया बेटा, फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला था ई कैथोड माइनस ई एनोड। इन्होंने दिया है IUPAC ने, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या फॉर्मूला दे दिया इन्होंने,
कि सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, सेल विभव ज्ञात करने के लिए, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, सेल विभव ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, वो है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये तो ओनली फॉर सामान्य इलेक्ट्रोड के लिए। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो तो, स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो तो इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड लगा दो, बस बाकी सेम कंडीशन रख दो। तो इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए क्या आएगा, ई नोट सेल माइनस ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये लो, ठीक है, फॉर्मूला दे दिया कि स्टैंडर्ड के लिए एसएच, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए। फॉर्मूला दे दिया इन्होंने, लिख लेना बेटा, लिख देता हूँ। मानक सेल के लिए, किसके लिए, ये मानक सेल विभव आ गया, मानक सेल विभव। इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया कि ई नोट शेल माइनस ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है, ये मानक सेल विभव है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब सेल पोटेंशियल की डेफिनेशंस आपके सामने बन चुकी है, बताओ क्या बन चुका है। सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन आपके सामने है, तो हम लिख सकते हैं कि विद्युत रसायन सेल के, देखो विद्युत रासायनिक विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, लिखो विद्युत रासायनिक सेल के कैथोड व एनोड, विद्युत रासायनिक सेल के कैथोड व एनोड के अपचयन विभव का, अपचयन विभव का, अपचयन विभव का, अपचयन विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। बेटा नोट कीजिए एक बार वापस इसको। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल के कैथोड व एनोड के अपचयन विभव का अंतर, के अपचयन विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा? सेल विभव कहलाता है। एक लाइन लिख दी मैंने, मेरे अपचयन विभव, अंदर आ जाओ ऑफिस में, क्लास में बैठ जाए, एक बार ऑफिस में आ रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं। मैंने एक लाइन लिख दी थी, वो लिखी है कि क्या लेना है बेटा, अपचयन विभव का अंतर। किसका अंतर है? अपचयन विभव का अंतर। किसका अंतर है? अपचयन विभव का अंतर। याद रखना किसका? अपचयन विभव का अंतर। तो इन्होंने आईपीसी ने कंडीशंस बता के गए थे कि जब भी आप सेल नोटेशंस याद कर रहे हो, जब भी आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, जब कभी भी आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय आप एक बात का ध्यान रखना कि जो आप यहाँ दोनों ही अपचयन विभव का यूज करना है। यहाँ पर किसका यूज करना है? अपचयन विभव का यूज करना है। किसका यूज करना है? अभी क्वेश्चंस दूंगा ना तब पता लग जाए। अपचयन विभव का यूज करना है, अपचयन विभव का यूज करना है।
कि जब आप सेल विभव याद कर रहे हो, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें यहाँ दोनों में मतलब कैथोड में और एनोड में भी, कैथोड में और एनोड में दोनों ही में किसका यूज करना है? अपचन विभव का अपचन विभव का यूज करना है। किसका यूज करना है? अपचन विभव का यूज करना है। जैसे एनोड में हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की जगह हमें क्या लिखना है? एनोड पर रिडक्शन यूज करना है। क्या यूज करना पड़ेगा? रिडक्शन यूज करना पड़ेगा, अपचेन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि दोनों के लिए आपको यूज क्या करना है? दोनों के लिए यूज क्या करना है? अपचेन विभव का यूज करना है। रिडक्शन पोटेंशियल को याद रखना। आगे जब आप सेल रोटेशन इसका कैलकुलेट करो, जब आप इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो, जब आप मानक स्थिति पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो उस समय भी आपको दोनों में ही मानक अपचयन विभव ज्ञात यूज करना है। उसमें भी आपको क्या यूज करना है? मानक अपचयन विभव। क्या यूज करना है? मानक अपचयन विभव यूज करना है। कि जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर बात कर रहे हो तो उसमें भी आपको मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है। सेम ही कंडीशंस यहाँ एनोड पे हम जानते हो, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो जब आप सेल विभव ज्ञात कर रहे हो, सेल पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हो तो उसमें इस ऑक्सीडेशन को किस में चेंज करना है आपको? रिडक्शंस में। किस में? रिडक्शन में। किस में लेना है आपको? रिडक्शंस में। और वही कौन सा रिडक्शन? मानक की बात, वही किस में रखना है? स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो हमें कैसी कंडीशन यूज करना है? स्टैंडर्ड में यूज करना है। ऑक्सीडेशन को किस में करना है? रिडक्शंस में यूज। जब आप मानक स्थिति में बात कर रहे हो तो आपको मानक अपचयन विभव यूज करना है। कौन सा अपचयन विभव? मानक अपचयन विभव। और सीधी कंडीशन की बात कर रहे हो तो ओनली फॉर अपचयन विभव यूज करना है। जैसे लिख लो, एक नोट डाल के लिखो, कितने मिनट की होगी वीडियो? 58 मिनट की होगी ना, 1 घंटा आज काम कर रहे हैं। लिखो नोट। लिखो नोट। लिखो, इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज ई कैथोड कोमा ई एनोड। इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज ई कैथोड व ई एनोड तथा ई नोट कैथोड कोमा ई नोट एनोड में अपचयन विभव का यूज करना है। बेटा ये बोला गया है कि सेल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, जो इस फॉर्मूला कौन सा पीछे वाला फॉर्मूला ना, इस फॉर्मूले में के अंदर ई सेल वाले में, इस फॉर्मूले में ई
कैथोड, ई नोट कैथोड, ई एनोड, ई नोट एनोड, इन दोनों में ही अपचन विभव का यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करना है। किसका यूज करना है? रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करना है। ठीक है, ये आपका हो गया सेल पोटेंशियल कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चंस में आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चंस को आप सोल्व करके बताना कि मान क्या आ रहा है। ठीक है, उस क्वेश्चंस को सोल्व करके बताना कि मान क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व करना है, वो क्वेश्चन आज आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा और उसका मान बताना है क्या आ रहा है। ठीक है, चलो आगे नोट डाउन क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात होगी। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन की बात करेंगे, जो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चंस बात करेंगे। अब एक बात तो सुनो बेटा, क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद अब आगे चलते हैं। ओके, एक मिनट बेटा। अब हम बात करते हैं कि ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। स्टैंडर्ड की बात करो तो ई नोट लगा दो और ई नोट लगा दो। ठीक है ना बेटा। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो ई सेल का मान है, मेरे पास जो ई सेल का मान है वो क्या है बेटा? एक मैंने मान लिया कितना ही है मेरे पास, ई सेल का मान लिया मैंने क्या है? इतना ही है जो वैल्यू मान रहा हूं मैं। ई सेल की वैल्यू बेटा मैं मान रहा हूं कि मेरे पास ई सेल की जो वैल्यू है वो कितनी है? ई सेल की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 10 है। कितनी है बेटा? 10 है। तो आपसे ये क्वेश्चन किया गया है कि ई कैथोड माइनस ई कैथोड एंड ई एनोड की मुझे वैल्यू बताइए क्या होगी, क्या क्या हो सकती है। आपको बोला गया बेटा कि ई सेल बराबर क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड होता है। ई सेल बराबर क्या होता है? ई सेल बराबर होता है कैथोड माइनस एनोड होता है। ठीक है, आपको मैंने कहा कि बेटा ई सेल का मान मैंने दे रखा है कितना है? 10 है। ई सेल का मान कितना है? 10 है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ई कैथोड और ई एनोड की वैल्यू बताइए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकती है। बताओ क्या क्या हो सकती है, कमेंट सेक्शंस में आने दो। देखो बेटा, हमें पता है कि ई सेल की वैल्यू, एनोड और कैथोड की वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती ना। हो सकता है कि ये 90 हो सकता है ये 80 हो। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ रखो कैथोड 90, यहाँ रखो 80, दोनों का डिफरेंस बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। 90 माइनस 80 कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। हो सकता है मान तो अलग ही हो सकते हैं, 70 माइनस 80 भी हो सकता है क्या? 80 माइनस 70 भी हो सकता है ना। 80 और 70 भी हो सकता है, 70 और 60 भी हो सकता है, 70 और 60 भी हो सकता है, 100 और 90 भी हो सकता है। 100 और 90 से घटाओ 10 ही आएगा ना। और क्या क्या हो सकता है? 110 माइनस 130, सॉरी 130, 110 हो सकता, 120 हो सकता है। एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता सकते आपकी, इतना हो सकता है कि नंबर, और बोलो 50 और 40 भी हो सकता, 50 और 40 भी हो सकता है, 30 और 20 भी हो सकता है, मान कुछ भी हो सकते हैं है। तो आप कैथोड और एनोड की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता सकते। मैंने ये कहा कि C बराबर होता है A माइनस बी, मानते हैं। ओके, C बराबर क्या है? A माइनस बी। अगर मैं C की वैल्यू फिक्स करके बताइए आपको मैंने कि C बराबर क्या है बेटा? 10 है। तो आप मुझे A और B की वैल्यू बताइए, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी हो सकती है। तो अब अगर मैं बात करूं तो क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है? तो आप बता नहीं सकते, एक निश्चित वैल्यू नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या हुआ कि बेटा ई सेल को पृथक करने के लिए, ई सेल को ज्ञात करने पर हमें
कैथोड व एनोड के पृथक पृथक नहीं बता सकते, यानी कि ई सेल अगर आपके पास है, अगर आपके पास ई सेल की वैल्यू है तो आप कैथोड और एनोड की पृथक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ई सेल है, ई सेल की वैल्यू है और ई सेल की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप ई सेल की वैल्यू से आप एनोड और कैथोड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैल्यू आप बता नहीं सकते, पृथक मतलब अलग अलग वैल्यू से नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या हुआ कि फिर क्या कहा कि हमें स्पेसिफिक लेकर आते हैं। तो क्या कहा कि किसी ए को क्या मान ले, स्टैंडर्ड मान ले, ए को क्या मान लिया जाए, स्टैंडर्ड मान लिया जाए, किसी ए को क्या मान ले, स्टैंडर्ड मान ले। तो हमने कहा कि किसी ए को क्या मान ले, स्टैंडर्ड मान ले, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड मानना था वो हम लेकर आ गए थे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का यूज किया। तो लिख लो किसी सेल के ई सेल को ज्ञात करने ई सेल को ज्ञात कर लेने पर, किसी सेल के ई सेल को ज्ञात कर लेने पर हमें कैथोड ई कैथोड व ई एनोड को पृथक नहीं बता सकते, इसलिए ऐसा करने हेतु हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा इसी SHE पर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल पर ही बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन विभव पर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर बात करेंगे, जो अपने अब नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। कि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कम से कम देखो 1 घंटे की वीडियो बना देना, एक वीडियो 1 घंटे के आसपास है। तो वीडियो देख रहे हो आप, जो लेक्चर चल रहे हैं आपको अब तक के 2 आगे लेक्चर देख लिए होंगे, ठीक है। नोट्स बना रहे हो साथ के साथ, पीछे वाला क्विक रिवाइज कर रहे हो ना, जितना भी पढ़ाया गया है, ठीक है। जो आपको बताया गया टेस्ट भी है, उन टेस्टों को भी ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने कहा कि छुट्टियों का मिस यूज़ नहीं करना, घर के काम के साथ साथ इसे भी साथ में रखना है, रूटीन बना रहे, क्योंकि फिर बाद में अचानक उठाओगे तो कई दिन तक तो सोते रहोगे, नींद आती रहेगी, किताब को देखते ही क्या आएगी, किताब को देखते नींद आएगी। इसलिए रूटीन में चलते रहो। क्या करना है आपको बेटा, रूटीन में चलते रहो, कम से कम 2-3 घंटे रोज़ के तो दो, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे तो 2-3 घंटे तो दो कम से कम, ठीक है। 3 घंटे एक चैप्टर को, एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटे देते, 3 घंटे एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे देते तो 3 घंटे बहुत हैं, ठीक है। फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, बायो होगी, कि अगर बात करें केमिस्ट्री की 1-1 घंटे दोगे तो, ठीक है। तो छुट्टियों को भी मिस यूज ना करें, क्योंकि बाद में किताबें उठाओगे तो नींदें आएगी कई दिन तक, तो इसलिए पढ़ते रहो साथ साथ। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। स्वस्थ हो, ये लो आज का काफ़ी है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, ठीक है।